यह आजादी का 75वां साल है और इस अहम साल में लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने की तैयारी है, या यूं कहे कि रायसीना पर एक नया इतिहास लिखने की तैयारी है। पहली बार कोई आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनाई गई है। एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। और हैरत की बात नहीं है कि आज देश में इस नाम की चर्चा है। आजादी के बाद भी अरसे तक आदिवासी समुदाय सियासत के हाशिए पर रहा है। उनको देश की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिशें तो जारी रही हैं, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन सोचिए, अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनी जाती हैं, तो देश के अलग अलग इलाकों में बसे जनजातियों के लिए ये कितने गर्व की बात होगी, पूरे देश के लिए कितने गर्व की बात होगी। हालांकि अभी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन सियासी समीकरण देखते हुए माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय है। बधाइयों का दौर अभी से ही शुरू हो गया है, लेकिन तमाम चर्चा के बीच द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के अपने गृह जिले में सामान्य महिला की तरह लोगों के बीच नजर आई। सियासत में सादगी की ऐसी तस्वीर दुर्लभ ही मानी जाती है। जब पूरा देश 64 साल की इस महिला के बारे में जानने और उन्हें देखने के लिए उत्सुक है। वो बेहिचक हाथों में झाड़ू लिए मंदिर परिसर की सफाई करती नजर आई। परिचय के लिए इनका सिर्फ नाम काफी है। द्रौपदी मुर्मू, झारखंड की पूर्व राज्यपाल और अब राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार। इस महीने की 20 तारीख को द्रौपदी मुर्मू ने सादगी के साथ अपना 64वां जन्मदिन मनाया। तब उन्हें इस बात का विश्वास नहीं रहा होगा कि सिर्फ 24 घंटे बाद वो देश के सबसे बड़े पद के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाई जाने वाली है। लेकिन ऐसा ही हुआ। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में भी उनके नाम की चर्चा हुई थी, लेकिन इस बार एनडीए की ओर से मुहर लग गई। समीकरण देखते हुए राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो कभी क्लर्क के पद पर काम कर चुकी कोई आदिवासी महिला पहली बार रायसीना हिल की सीढ़ियां चढ़ेगी। यानी लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल रह चुकी हैं। रिटायरमेंट के बाद वो अपने गृह राज्य ओडिशा के मयूरभंज जिले में रायरंगपुर में रहती है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के साथ ही उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन उनकी दिनचर्या बदस्तूर रही। पहले वो रायरंगपुर में आदिवासियों के पूजा स्थल जाहिरा पहुंची और पूजा अर्चना करके देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा जाहिर की। इसके बाद वो शिव मंदिर गई, जहां उन्होंने पूजा पाठ किया। इसके बाद वो ब्रह्मकुमारी आश्रम के कार्यक्रम में शामिल हुई। क्लर्क और टीचर के तौर पर सरकारी नौकरी के बाद द्रौपदी मुर्मू ने अपने सियासी करियर की शुरुआत 1997 में वार्ड पार्षद के तौर पर की थी। इसके 3 साल बाद विधायक चुनी गई और अब करीब 2 दशक बाद देश के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार हैं। इस हिसाब से ये यात्रा हैरत भरी लगती है, लेकिन दरअसल इसके पीछे द्रौपदी मुर्मू की कर्मठता और प्रतिबद्धता है। फिलहाल 25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति का चेहरा दुनिया के सामने होगा, लेकिन इस दौड़ में द्रौपदी मुर्मू की विजय तय मानी जा रही है। अगर राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जीत जाती हैं, तो वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। वर्तमान टेलीविजन न्यूज देखिली वर्तमान किसी कहवाकू चाहे ना। परवर्ती समय आपण को जहाँ भी बाइट देवी वर्तमान नुह है कहीं आपण मान को धन्यवाद। आपण एते कष्ट करी आछंती।
कहा जा रहा है कि 25 जून को द्रौपदी मुर्मू अपनी दावेदारी पेश कर सकती हैं। मुर्मू के बतौर प्रत्याशी नाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई भी दी है और ट्वीट करके लिखा है, द्रौपदी मुर्मू ने समाज की सेवा और गरीबों, वंचितों और शोषितों के सशक्तिकरण में अपना जीवन खपा दिया। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल भी उत्कृष्ट रहा। मुझे विश्वास है कि वह हमारे देश की एक महान राष्ट्रपति साबित होंगी। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं, इसलिए राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर जब उनका नाम आया तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने खुशी जाहिर करने में देर नहीं लगाई। एक्चुअली बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि पहले बार एक हिस्ट्री में एक दर्ज होगा कि जैसे कि ट्राइबल से या आदिवासी की तरफ से जो कि आज हमारा एक मैडम जो है राष्ट्रपति होंगे, सबसे खुशी लग रहा है। ये समाज का और ये हम लोग का ये तो बहुत बढ़िया बात है और बहुत ही साधारण काउंसिल से लेकर अभी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ये मयूरभंज के लिए, उड़ीसा के लिए, सारा भारत के लिए बहुत खुशी का विषय है, गर्व का विषय है। स्पेशली मयूरभंज के लिए बहुत गर्व गौरव के विषय, ऐतिहासिक दिन है। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी से सियासी गलियारों में खुशी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसे आदिवासी समुदाय के लिए गौरव का दिन बताया। ये फैसला कि जनजातीय समाज की बहन अब देश की राष्ट्रपति होगी, इसने पूरे देश को आनंदित तो किया ही है, गौरव से भर दिया है। और विशेषकर जनजातीय समाज के लिए तो ये अत्यंत गर्व का विषय है कि देश में पहली बार जनजातीय समाज से राष्ट्रपति होगा। जनजातीय राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, देश के पूर्वी भाग से राष्ट्रपति। मुर्मू अगर चुनाव जीतने में कामयाब होती हैं, तो वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। इससे पहले प्रतिभा सिंह पाटिल पहली राष्ट्रपति रह चुकी हैं। लेकिन एक और खास बात है, मुर्मू अगर जीतने में कामयाब होती हैं, तो वो देश की पहली राष्ट्रपति होंगी जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड। आज से करीब 29 दिनों बाद यानी कि 21 जुलाई तक द्रौपदी मुर्मू का अगला राष्ट्रपति चुना जाना तय है। संख्या बल के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है। कुल 10,86,000 मतों में से बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास 5,26,420 मत हैं। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए एनडीए के पास सिर्फ 13,000 वोटों की ही कमी है, जिसकी कमी नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पूरी कर देगी। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम के ऐलान के बाद दोनों दलों ने ही समर्थन के संकेत दे दिए हैं। बीजू जनता दल के पास 31,000 से अधिक वोट है, जबकि वाईएसआर कांग्रेस के पास 43,000 से ज्यादा मत है। ऐसे में दोनों में से किसी एक का समर्थन भी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए काफी है। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में भी बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस ने एनडीए के प्रत्याशी और मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था। इस बार भी उन्होंने ऐसे ही संकेत दिए हैं, जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हर पहलू को जानें। साल 2015 से करीब 6 साल तक झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू शुरू से राजनीति में नहीं थी। साल 1979 में भुवनेश्वर के एक कॉलेज से बीएस करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने, आपको बता दें कि पेशेवर करियर की शुरुआत क्लर्क की नौकरी से की थी, जो उन्होंने ओडिशा के सिंचाई और ऊर्जा विभाग में उन्हें मिली थी। कई साल तक जूनियर सहायक के पद पर रहने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक बनने की राह चुनी, जिसके लिए उन्होंने ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने गांव रायरंगपुर का रुख किया। अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में शिक्षक के तौर पर मुर्मू ने कई साल तक पढ़ाया। द्रौपदी मुर्मू की राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1997 में हुई, जब वो रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव में वार्ड काउंसलर यानी कि वार्ड पार्षद चुनी गई। इसके बाद वो उसी नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनी। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वार्ड काउंसलर चुनने जाने के ठीक 3 साल बाद वो बीजेपी के टिकट पर पहली बार विधायक बनी। रायरंगपुर विधानसभा सीट के मतदाताओं ने उन्हें जीत कर सदन भेज दिया।
पहली दफा एमएलए बनने के बाद मुर्मू साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक सरकार में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रही। तब नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल एनडीए का हिस्सा था। यही वजह रही कि द्रौपदी मुर्मू ने मंत्री के तौर पर करीब 2 साल तक वाणिज्य और परिवहन विभाग, फिर और मत्स्य पालन और पशु संसाधन विभाग भी संभाला। 2006 से 2009 तक मुर्मू बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रही। साल 2004 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर वो दूसरी बार विधायक बनी। झारखंड का राज्यपाल बनने का मौका उन्हें साल 2015 में मिला, जब 18 मई को द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राज्य के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर वो करीब 6 साल 1 महीना और 18 दिन तक रही, जिसकी वजह से उनको सबसे लंबे समय तक झारखंड का गवर्नर रहने का भी श्रेय जाता है। 5 साल के टर्म को पूरा करने के बाद भी द्रौपदी मुर्मू का पद से नहीं उन्हें हटाया गया था। अपने कार्यकाल के दौरान मुर्मू ने कई अहम फैसले लिए। इस दौरान उन्होंने हर विवाद से खुद को दूर रखा। राज्यपाल के ही 5 चांसलर का पद होता है और इस पद पर रहते हुए द्रौपदी मुर्मू स्कूल कॉलेजों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी काम उन्होंने किया। उन्हें लगातार सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से संवाद बनाए रखा ताकि शिक्षा की क्वालिटी में सुधार हो सके। द्रौपदी मुर्मू के परिवार में 5 सदस्य थे, जिनमें पति श्यामचरण मुर्मू के अलावा 3 संतानें थी, जिनमें 2 बेटे और बेटी इतिश्री मुर्मू भी शामिल है। 2009 में उनके सबसे बड़े बेटे की अचानक मौत हो गई। जैसे तैसे वे एक बेटे की मौत के सदमे से बाहर आई थी कि 2013 में दूसरे बेटे की भी हादसे में मौत हो गई। फिर 2014 में उन्होंने पति को भी खो दिया। व्यक्तिगत जीवन में एक के बाद एक क्षति के बावजूद उन्होंने खुद को संभाला और हिम्मत जुटाकर उन्होंने खुद को समाज सेवा में झोंक दिया। उनकी इसी जीवटता को देखते हुए एनडीए ने उन पर दांव खेला, जिसकी वजह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि 21 जुलाई के बाद द्रौपदी मुर्मू का नया पता रायसीना हिल्स होगा। बधाइयों का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के साथ साथ में अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं कि देश के सर्वोच्च पद के लिए संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति के कैंडिडेट के लिए जब चयन करने की बात आई तो ट्राइबल की महिला को ये अवसर दिया गया है और मैं उनका इस निर्णय का अभिनंदन करता हूं और द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं हिमाचल प्रदेश देवभूमि की ओर से। मैं सबसे पहले तो द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, गृह मंत्री जी को और पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत उनका धन्यवाद करता हूं। हेलो, माइक टेस्ट। मयूरभंज जिले में एक छोटा सा कस्बा है रायरंगपुर। भारत के नक्शे पर अभी तक इसकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो रायरंगपुर को एक ऐसी पहचान मिलेगी जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। ओडिशा के इस इलाके को इस बात का गर्व होगा कि उसने देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति दिया। इसकी खुशी अभी से इलाके के लोगों में नजर आ रही है। द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए बड़ी तादाद में लोग जुटे। उनके घर पर बधाइयों का सिलसिला जारी है। आम लोग खुश हैं क्योंकि उनके बीच की और उनकी अपनी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं और जिनकी जीत तय मानी जा रही है। मैं नरेश मुर्मू, वर्किंग प्रेसिडेंट इंटरनेशनल संथाल काउंसिल के। मैं सबसे पहले तो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने आदिवासी समाज से इस बार आदिवासी महिला को एक प्रतिनिधित्व करने का जो देश के संवैधानिक जो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में उनको चुने हैं। इनके साथ साथ भारत के संपूर्ण आदिवासी समाज के प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं। कहीं न कहीं उनका
जो आत्मा या उनका जो इच्छा, उनका जो तमन्ना जो है कि आदिवासी भी इस संविधानिक। मैडम क्या पैटर्न है आप लोगों के? ये हाँ, संथाल काउंसिल के हमारे पैट्रन है। हाँ। और उनसे मैं कई बार मिला हूँ। उनका जब वो गवर्नर थी यहाँ पे। हाँ, जब वो गवर्नर थी मैं मिला हूँ। और बड़ा सरल स्वभाव के हैं। और उनमें एक निश्चित रूप से आदिवासियों के लिए एक सोच है। और यहाँ भी गवर्नर हाउस में देखिएगा, क्योंकि संथाली लैंग्वेज जो है झारखंड ही नहीं, जो इंडिया का 2 ही ट्राइबल लैंग्वेज जो संविधान के 8वें अनुच्छेद में है, एक है संथाली, दूसरा है बोडो, जिसके चलते रांची के राजभवन में भी उन्होंने संथाली भाषा में अपना मुख्य द्वार पर लिखवाए 2018 में। ये इनकी एक उपलब्धि है। और जिस समय भाजपा सरकार ने CNT का जो बदलाव किया था, उसमें भी यहाँ के आदिवासियों की भावना को ध्यान में रखते हुए उसको रिकमेंड नहीं किए। उड़ीसा में बीजेपी विधायक के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने अपनी छाप छोड़ी। मंत्री के तौर पर उनका काम दमदार रहा और जब उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया तो अपने काम से उन्होंने सभी को प्रभावित किया। विवादों से दूर रहकर उन्होंने निष्पक्षता और प्रतिबद्धता के साथ काम किया, लेकिन झारखंड में रहते हुए उन्होंने खास तौर पर आदिवासियों की भलाई के लिए सोचा। द्रौपदी मुर्मू संथाल समाज से आती हैं। रांची में रहते हुए उन्होंने संथालों की बेहतरी के लिए काम किया। रांची के इंटरनेशनल संस्थान काउंसिल के वर्किंग प्रेसिडेंट नरेश मुर्मू से बात जब हुई तो क्या कहा, उन्होंने सुनिए। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। ये खबर भी देश के लिए गौरव की खबर है। बेटियों की नई उड़ान की खबर है। जी हां, पिछले साल एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम में पहली बार लड़कियों को शामिल होने का मौका मिला और नतीजों में करीब 1.5 दर्जन लड़कियों ने बाजी मारी है। और इस लिस्ट में हरियाणा की बेटी शनन ढाका टॉप पर है। सिर्फ 40 दिन की तैयारी में शनन ने न सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया बल्कि महिलाओं में अव्वल रही हैं। ये मामूली बात नहीं है। कुश्ती के दंगल में अगर गीता बबीता ने परंपरा तोड़ते हुए मिसाल कायम की, तो अब शनन सरहद की सुरक्षा में बेटियों की भागीदारी की नई परंपरा शुरू करने जा रही है। खूबसूरती यह है कि शनन भी हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है और शनन के माँ बाप ने भी इन्हें बेटों की तरह बड़ा किया है। बबीता गीता भी वो बेटी है किसी की, गोल्ड तो गोल्ड हो, बेटा लाओ चाहे बेटी। देश में पहली बार एनडीए की परीक्षा में लड़कियों को शामिल किया गया और जब नतीजा निकला तो शनन ढाका ने इतिहास रच दिया। महिलाओं में शनन टॉपर है और ओवरऑल 10वीं रैंक हासिल की है। बहुत खुशी महसूस हुई उस टाइम, लेकिन एट ए टाइम ये पता नहीं था कि ये फर्स्ट टॉप किया है गर्ल में, लेकिन इतना आ गया था कि टॉप 10 में है, नंबर 10 पे है। तो ये महसूस हुआ कि बेटी ने थोड़े ही समय में और इतनी टॉप 10 पोजीशन पे आ गई है। तो हमने जो इसको सहूलियत दी, टाइम दिया, उसका इसने सदुपयोग किया। रोहतक की रहने वाली शनन को देश सेवा का जज्बा विरासत में मिला है। दादा चंद्रभान ढाका सेना में सूबेदार थे और पिता विजय कुमार ढाका भी भारतीय सेना में नायक सूबेदार के पद पर रहे हैं। बड़ी बहन जोनून ढाका सेना में नर्सिंग अफसर के पद पर तैनात थे और उनकी ट्रेनिंग लगभग पूरी हो चुकी है। परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शनन का इरादा भी फौज में जाने का था। शनन की पढ़ाई लिखाई भी रुड़की, जयपुर और पंचकुला के आर्मी स्कूल में हुई है और वहीं से उनमें देश सेवा का इरादा मजबूत होता गया। हालांकि शनन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन जैसे ही एनडीए में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिली, उन्होंने आवेदन करने में देर नहीं की। शनन पढ़ाई लिखाई में अच्छी हैं, लेकिन एनडीए का रास्ता उनके लिए आसान नहीं था। पिछले साल 14 नवंबर को एनडीए एंट्रेंस एग्जाम हुआ।
जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से लड़कियों को शामिल किया गया था। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुल 5,75,856 आवेदन आए, जिनमें 1,77,654 लड़कियों के आवेदन थे। लेकिन कम समय मिलने के बावजूद शनन ने तैयारी शुरू की। 14 दिन तक रोजाना करीब 5 घंटे की तैयारी के बाद उन्होंने आसानी से यह परीक्षा पास कर ली। मैंने इसका पेपर देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत बेसिक सवाल हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो अगर हम बेसिक्स हमारे स्ट्रांग है बचपन से तो इतना ज्यादा मुश्किल एग्जाम नहीं है। हर रोज मेहनत करो थोड़ी सी तो हो जाता है आराम से। एनडीए के लिए चुना जाना बड़ी उपलब्धि है और शनन की इस कामयाबी पर न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे इलाके को गर्व है। एनडीए में 19 लड़कियों का चयन हुआ है। सेना के लिए 10, एयरफोर्स के लिए 6 और नेवी के लिए 1 लड़की का चयन हुआ है। सभी को 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम शनन के आदर्श हैं। शनन भविष्य में सेना के इंटेलिजेंस कोर में काम करना चाहती है और देश सेवा के अपने सपने को साकार करना चाहती है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एनडीए की पहले बैच की टॉपर शनन ढाका उन लड़कियों के लिए मिसाल बन चुकी हैं जो सेना की यूनिफॉर्म में राष्ट्र सेवा करना चाहती हैं। हमारे संवाददाता ललित शर्मा से बात करते हुए शनन ने ऐसे ही लड़कियों के लिए कुछ सलाह दी है। शनन, सबसे पहले तो आपको ढेरों बधाइयां कि देश में पहली बार एनडीए का एग्जाम हुआ लड़कियों का और उसमें आपने टॉप किया। कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके शनन, अगर हम बात करें इस एग्जाम की, क्योंकि पहली बार एग्जाम हुआ, कितनी तैयारी इस एग्जाम के लिए की और किस तरह से सब सारी चीजों को प्लान आउट किया? जब मैंने इसका पेपर देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत बेसिक सवाल हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो अगर हम बेसिक्स हमारे स्ट्रांग है बचपन से तो इतना ज्यादा मुश्किल एग्जाम नहीं है। हर रोज मेहनत करो थोड़ी सी तो हो जाता है आराम से। अच्छा, तो कितनी देर आप रेगुलर, आपने किस तरह से टाइम आउट किया, कितनी देर आप पढ़ाई करते थे और किन चीजों पर आपने फोकस किया? मैंने पिछले साल के पेपर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करा, हर दूसरे दिन वही किए और उनका एनालाइज भी किया। उसके अलावा क्योंकि दिन कम ही थे तो थोड़ा पढ़ना की स्पीड बढ़ा दी, टाइम भी बढ़ा दिया और 10-12 घंटे दिन में पढ़ लिया करते थे। ओके नहीं शरण, आप कह रही हैं कि टाइम कम था। टाइम क्यों कम था? क्या मन में कोई और थॉट भी था या इट वाज ऑल ऑफ अ सडन, मतलब स्पॉन्टेनियस था कि आपने इस एग्जाम में बैठना है, या कुछ और तैयारी मन में चल रही थी? सिलेबस इसमें वही 11th-12th वाला आता है, लेकिन जब 11th-12th करी थी तो दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि शायद एनडीए भी कभी देंगे। तो लास्ट के हमें जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था तो वही 30 to 40 और मे बी 50 डेज मिले थे। इसलिए मैंने कहा कि टाइम कम था थोड़ा, क्योंकि अगर पहले से ही प्रिपरेशन माइंड में होती है तो बच्चा ज्यादा पढ़ लेता है। अच्छा जी ठीक है। क्योंकि आपने कहा कि 30 से 40 दिन का समय था, फिर आपने तैयारी की एनडीए के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कोविड का दौर चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग था, लास्ट मोमेंट में कहा कि एग्जाम करवाने हैं। तो फर्स्ट टाइम फीमेल्स के लिए जब ये एग्जाम हो रहा था तो उस समय क्या थॉट चल रहा था मन में? उस समय यही लग रहा था कि वाओ, दिस इज सच अ वंडरफुल डिसीजन एंड आई शुड गिव माय बेस्ट टू जॉइन इन। ओके जी ठीक है। तो उसके बाद जब एग्जाम में टॉप किया, उसके बाद बाकी दूसरी तरह की तैयारियां किस तरह की, एसएसबी के लिए किस तरह की तैयारियां की, कैसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया, उन तमाम चीजों को लेकर बताइए। एसएसबी के लिए मैंने जाना कि ये एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो अपनी पर्सनालिटी इसके लिए इम्प्रूव करनी चाहिए और बिल्कुल नेचुरल पर्सनालिटी वहाँ पे शो करनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। तो फिर फिजिकल एक्टिविटीज भी वहाँ थोड़ी कराते हैं, इसलिए मैंने हर रोज जॉगिंग और एक्सरसाइज स्टार्ट करी। इसके अलावा हॉबीज में थोड़ा काम करना शुरू करा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करा कि मुझ में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या मेरी बुरी आदतें हैं, क्या अच्छी आदतें हैं। जो बुरी हैं उनको और सुधारने की कोशिश करी। मतलब ये सब प्रोसेस तो चलता ही रहता है जिंदगी भर, पर उससे मैं थोड़ा और तेजी से बढ़ जाता है फिर। ठीक है। आपने कहा कि उन तमाम चीजों को, अपनी वीकनेस के ऊपर आपने काम किया। वीकनेस क्या थी आपकी? क्या लग रहा था आपकी क्या वीकनेस है? सबसे ज्यादा तो मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी थी, क्योंकि पढ़ ही नहीं सकता है तो उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करी कि एटलीस्ट रीड कर सी जा सके वो। ओके सनन, क्योंकि आप हरियाणा के रोहतक से हो और अगर हम हरियाणा की बात करें, ठीक है धीरे धीरे समाज में बदलाव आ रहा है, वहां पर जो सेक्स रेशियो है, खासतौर पर जो गर्ल्स चाइल्ड रेशियो है, गर्ल्स बॉयज रेशियो है, बहुत
कम रहा है, उन चीजों को आपने किस तरह से, क्योंकि आप तीनों सिस्टर्स ही हैं, कैसे मोटिवेशन मिली? क्योंकि हम तीनों बहनें ही हैं, हमारे पेरेंट्स ने कभी भी जरा भी भेदभाव नहीं करा और ना ही ये सोचा कि गर्ल्स है तो इन्हें नहीं पढ़ाएंगे या फिर ऐसा कुछ। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से सारी फैसिलिटीज ऑफर करी जो वो अगर उनका बेटा होता तो उसको भी ऑफर करते, इसलिए कभी भी कोई दिक्कत महसूस ही नहीं हुई। और अगर होती भी तो उस समय शायद ऐसा लगता कि इन दिक्कतों का एक ही सोल्यूशन है कि कुछ अच्छा किया जाए। ओके, नहीं, लेकिन आपने कहा कि कोई भी तरह की पेरेंट्स की तरफ से कभी दिक्कत नहीं आई, लेकिन आर्मी ही क्यों चुना गया? मतलब आर्मी के लिए ही क्यों, क्या मन में था कि आर्मी में ही जाना है? मेरी फैमिली में सब लोग, दादा पापा दीदी सब आर्मी में ही थे, तो बचपन से ही आर्मी लाइफ देखी थी। तो जब भी आर्मी ऑफिसर्स को इधर उधर कैंट में जाते देखते थे या स्कूल जाते थे तो प्रिंसिपल भी हमारी आर्मी ऑफिसर ही थी, तो उन्हें देखकर लगता था कि आर्मी ऑफिसर्स के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है सबके मन में, और लोग भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं आर्मी का नाम लेते ही, और बहुत एडवेंचरस लाइफ होती है। एक 9 to 5 फिक्स्ड जॉब नहीं है कि आपको हर रोज यही करना है, हर रोज नए नए अलग अलग काम होते हैं। आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, कभी आप कुछ सीखते हो कभी कुछ सीखते हो, फिजिकली मेंटली इमोशनली हर तरीके से स्ट्रांग हो जाते हो, तो एक बहुत ही वंडरफुल करियर भी हो जाता है और साथ में आप देश को सर्व कर पाते हो। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते थे, कुछ देश के लिए कर सकते थे, क्योंकि आप आर्मी में हो तो आप हर पल देश के लिए कर रहे होंगे। चलिए, और अब बात भारत गौरव यात्रा ट्रेन की करते हैं, जिसके अयोध्या पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ है। तमाम यात्रियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस खास मौके पर ढोल नगाड़े भी बजाए गए। स्टेशन पर झांकी भी निकाली गई, जिनमें कोई शिव का रूप धारण करके आया था तो कोई राम और हनुमान का। भारत गौरव यात्रा के तहत तीर्थ यात्रियों की ये यात्रा 18 दिन और 17 रातों में पूरी होगी। क्या है भारत गौरव ट्रेन का रूट, किन शहरों से है श्री राम का संबंध, देखिए इस रिपोर्ट में। फूलों और गुब्बारों से सजी ये ट्रेन खास है। खास इसलिए है क्योंकि ये रामायण यात्रा के लिए रवाना हुई देश की पहली भारत गौरव ट्रेन है। ये खास ट्रेन भगवान श्री राम से जुड़े धार्मिक स्थलों की सैर कराने के लिए चलाई गई है। इस यात्रा का पहला पड़ाव श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। जैसे ही ट्रेन अयोध्या स्टेशन पर पहुंची तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नजारा ही अलग दिखा। स्टेशन पर सांस्कृतिक और पारंपरिक तरीके से यात्रियों का स्वागत किया गया। स्टेशन पर जहां भगवान राम की वेशभूषा में नौजवान खड़े थे, तो वहीं पारंपरिक और फोक डांस की थीम तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए खड़ी थी। भारत गौरव ट्रेन से पहुंचे यात्रियों की अगुवाई के लिए यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह भी मौजूद रहे और माला पहनाकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सौभाग्य है हमारे देश का, प्रदेश का, कि जिससे हमारी जो गौरव है भारत का, जो हमारी परंपरा मानता है, उनको सुसंस्कृत करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए और संवर्धित करने का प्रयास भारत और प्रदेश की सरकार द्वारा किया रहा है। आज हमने वेलकम किया है, बड़ा अच्छा लगा कि देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए पर्यटक आज अयोध्या की धरती पर भगवान राम के दरबार में जाकर अपना आशीर्वाद लेंगे। उनका उल्लास अब देख रहे हैं किस तरह से जय श्री राम, राम 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 का नाम चिल्लाते हुए अपना उद्घोष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए, प्रदेश और देश के लिए गौरव का क्षण है। इस स्पेशल ट्रेन के जरिए तीर्थ यात्री भारत के सभी प्रमुख धर्म स्थलों का भ्रमण करेंगे और देश की संस्कृति और धार्मिक आस्था से परिचित हो सकेंगे। हमारा अनुभव बहुत बढ़िया रहा और हमें इस ट्रेन से आने में बहुत ज्यादा सुविधा मिली। एक बड़ा अच्छा माहौल रहा और इनके जो आवभगत बहुत स्तरीय रही, बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छा लग रहा है, बरसों पुराना सपना पूरा हो रहा है। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल हमें इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली है, मनुहार कर करके खाना खिलाया जा रहा है, हर चीज के लिए पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी चीज की कमी तो नहीं, बहुत अच्छा है, सब बहुत बढ़िया।
इस सफर में यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए इसमें खाने पीने और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। दरअसल रेलवे मंत्रालय ने ट्रेनों को किराए पर देने के लिए नई योजना भारत गौरव शुरू की है। इस योजना के तहत चलाई जाने वाली पहली ट्रेन भारत और नेपाल को आपस में जोड़ेगी। ये ट्रेन नेपाल के जनकपुरी जाएगी। पूरी ट्रेन एयर कंडीशन्ड है। 18 दिनों के सफर में 8000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ट्रेन में 18 दिन और 17 रात का सफर होगा। सरकार की इस पहल से धार्मिक स्थलों की यात्रा पर निकले श्रद्धालु बेहद उत्साहित दिखे। लेकिन रेलवे की ये पहल है जिसमें वो कोशिश ये कर रहा है कि तमाम उन यात्रियों को जिनको तीर्थ यात्रा करना है उनके लिए एक ट्रेन चलाई जाए और भारत गौरव ट्रेन उसी का एक हिस्सा है। और भगवान राम से जुड़े वो तमाम स्थान जिसके बारे में लोगों ने सिर्फ सुना है वो अब दर्शन कर पाएंगे। मेरे ख्याल से ये यात्रा एक बहुत ही अच्छी पहल है और हम लोगों के जैसे, हम तो 82 के हैं, तो हम लोग जैसे लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर आ गया है। हालांकि हमने इसमें से 9 जगह तो देख चुके हैं, 9 जगह और देख लेंगे जाने से, ऊपर जाने से पहले। इट्स वेरी गुड, इट्स वंडरफुल, आई एम एक्साइटेड। सोचा था कि इस प्रकार का एक जर्नी मिलेगी, वो भी 18 दिन के टूर और पैकेज? कभी नहीं सोचा था। अब तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह देख चुके हैं, बट इस तरह जाना बहुत ही, मतलब हम खुश नसीब हैं जो हमें इस तरह का मौका मिला। ट्रेन को अलग लुक देने के लिए इसके बाहरी हिस्से पर पेंटिंग के जरिए धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को दिखाया गया। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से ये ट्रेन चलाई जा रही है। हमारे यहाँ तो कण कण में, हर शहर में, हर गांव में इतनी सांस्कृतिक धरोहर है, इतनी बड़ी विरासत है कि अगर हम दिखाने जाएं तो किसी व्यक्ति की, कोई टूरिस्ट का पूरा टूर सिर्फ भारत की विरासत को देखने में निकल जाए। तो क्यों न रेलवे एक ऐसा माध्यम बने जिसमें हम अपनी विरासत को दिखा सकें। IRCTC ने इस टूर की बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे संस्थानों से करार किया है, जिससे टूर की राशि का भुगतान आसान किश्तों में भी किया जा सकेगा। यानी जरूरी नहीं है कि आप पूरा किराया एक बार में देकर इस यात्रा के लिए निकलें। यात्रा के किराए को 3 से 24 महीनों की किश्तों में भी पूरा किया जा सकता है। IRCTC ने इस 18 दिनों की यात्रा के लिए 62,370 रुपए प्रति व्यक्ति का किराया तय किया है। इस टूर पैकेज की कीमत में यात्रियों को रेल यात्रा के अलावा स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन, बसों से पर्यटक स्थलों का भ्रमण शामिल है। साथ ही AC होटलों में ठहरने की व्यवस्था, गाइड और इंश्योरेंस की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि यात्रियों के सफर को यादगार बनाया जा सके। तो नॉर्मल ट्रेन के मुकाबले इसमें आप CCTV देखेंगे। इसमें सुरक्षा के लिहाज से इसे बहुत ज्यादा हाईटेक किया गया है, साफ सफाई का बेहतर ध्यान रखा गया है और ये कोशिश की गई है कि जितने भी यात्री यहाँ पर सफर कर रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, यात्रा का लुत्फ उठा पाएं, आनंद उठा पाएं और इस राममय यात्रा में कहीं ना कहीं खुद को इन्वॉल्व कर पाएं। थोड़ा सा आप देखना चाहें तो साफ है कि जिस तरीके से राममय ही माहौल बनाने की कोशिश की गई है इस ट्रेन के अंदर, वो सीधे तौर पर समझाती है कि 18 दिन के इस पूरे कार्यक्रम में हर तरीके से भक्तों को ये लगना चाहिए कि वो एक ऐसी तीर्थ यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो शायद भविष्य में उनको कभी भी मौका नहीं मिल पाए। आप देखेंगे तो भगवान जो है वो हर कोच में जा रहे हैं। भगवान राम की इस झांकी को देखने के लिए तमाम जो इस समय यात्री हैं वो उत्साहित भी हैं, फोटो खींच रहे हैं और इस प्रकार की झांकी जो है वो अपने आप में समझा रही है कि ये एक कोशिश रेलवे की ऐसी है जो समझाती है कि ये माहौल अपने आप में राममयी बनता जा रहा है। इस खास ट्रेन को कल दिल्ली से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और अब ये ट्रेन अयोध्या से आगे का सफर तय करने वाली है।
दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत गौरव ट्रेन मोदी सरकार की पहल देखो अपना देश का अहम हिस्सा है। इसका मकसद घरेलू पर्यटन से लोगों को जोड़ना है, लोगों को देश के संस्कृति, धार्मिक वैभव से रूबरू कराना है। सैलानियों को 18 दिन की यात्रा के दौरान किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए इस विशेष ट्रेन को तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। ये ट्रेन स्वदेश दर्शन के तहत रामायण सर्किट पर प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े स्थलों का पर्यटन कराएगी। नेपाल के जनकपुर में राम जानकी मंदिर का भ्रमण भी ट्रेन टूर में शामिल किया गया है। ट्रेन में यात्रियों के मनोरंजन और यात्रा से जुड़ी जानकारी देने के लिए खास इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए हर कोच में सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। अब इस यात्रा के रूट की जानकारी भी आपको दे देते हैं। ये ट्रेन देश के 8 राज्यों का सफर करेगी। इसके अलावा जिसमें ये ट्रेन देश के 12 शहरों से होकर गुजरेगी जो भगवान श्री राम से संबंधित हैं। इनमें अयोध्या, बक्सर, जनकपुर, सीतामढ़ी, काशी, प्रयाग, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम और भद्राचल शामिल हैं। 18 दिन के इस धार्मिक आध्यात्मिक सफर में ये ट्रेन कुल 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नेपाल के प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर से लेकर शिव की नगरी काशी का भ्रमण भी सैलानी करेंगे। साथ ही दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों को ये ट्रेन कवर करेगी। विस्तार से आपको हम आगे भी बताएंगे। इस यात्रा का पहला पड़ाव प्रभु श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या है। यहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, सरयू घाट, नंदीग्राम, भरत हनुमान मंदिर और भरत कुंड का दर्शन कराया जाएगा। अयोध्या से रवाना होकर ये ट्रेन बक्सर जाएगी जहां श्री विश्वामित्र जी का आश्रम है और राम रेखा घाट पर गंगा स्नान का कार्यक्रम तय है। इसके अलावा बक्सर से ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी जहां जानकी जन्म स्थान है। जानकी मंदिर और पुराना धाम के दर्शन भी यहां पर लोगों को हो पाएंगे। इसके अलावा बक्सर से ट्रेन नेपाल के जनकपुर स्थित राम जानकी मंदिर का दर्शन आपको कराएगी। इसके बाद नेपाल से वापसी होगी और यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा। नेपाल से लौटते समय ट्रेन का अगला पड़ाव भगवान शिव की नगरी काशी होगी। वाराणसी में यात्री तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और गंगा आरती के दर्शन करेंगे। इसके बाद प्रयागराज के दर्शन के लिए यात्री जाएंगे। प्रयागराज में सीता समाहित स्थल, भरद्वाज आश्रम, गंगा यमुना संगम और हनुमान मंदिर के दर्शन होंगे। प्रयागराज के बाद श्रृंगेश्वरपुर की यात्रा होगी जिसमें श्रृंगी ऋषि आश्रम, शांता देवी मंदिर, राम चौरा के दर्शन का प्रबंध किया गया है। इसके बाद यात्रियों के लिए चित्रकूट में दर्शन का आयोजन किया गया है। यहां पर गुप्त गोदावरी रामघाट, सती अनसुईया मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। अब इसमें खास बात यह है कि इस दौरान यात्रियों के लिए काशी, प्रयागराज और चित्रकूट में रात्रि विश्राम का प्रबंध किया गया है। चित्रकूट से चलकर ये ट्रेन नासिक पहुंचेगी जहां पंचवटी और त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। सीता गुफा और कालाराम मंदिर का भ्रमण भी यहां पर लोग कर पाएंगे। नासिक के बाद इस ट्रेन का अगला पड़ाव प्राचीन किष्किंधा नगरी यानी कि हम्पी होगा। यहां अंजनी पर्वत के पास हनुमान जन्मस्थल, अंजनाद्री पहाड़ी, विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर और कई धार्मिक और विरासत वाले मंदिरों का दर्शन यहां पर किया जाएगा। हम्पी के बाद रामेश्वरम इस ट्रेन का अगला पड़ाव होगा। रामेश्वरम में पर्यटकों को प्राचीन शिव मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर और धनुषकोडी के दर्शन कराए जाएंगे। रामेश्वरम से चलकर ये ट्रेन कांचीपुरम पहुंचेगी जहां शिव कांची, विष्णु कांची और कामाक्षी माता मंदिर का भ्रमण कराया जाएगा। इस ट्रेन का अंतिम पड़ाव तेलंगाना राज्य में होगा। यात्री यहां भद्राचलम जाएंगे जिसे दक्षिण के अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। भद्राचलम में श्री सीताराम स्वामी मंदिर, अंजनी स्वामी मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे और ये ट्रेन 18वें दिन दिल्ली वापस पहुंचेगी। चलिए अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देखने के बाद आपको आश्चर्य होगा। जी हां, 105 साल की उम्र को छूना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में एक बुजुर्ग महिला 100 मीटर के रेस ट्रैक पर सरपट दौड़ती रही
गुजरात के वडोदरा में हुई राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 105 साल की रामबाई ने रेस में एक नहीं बल्कि 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। इतना ही नहीं, दादी मां ने 100 मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया है। देखिए रिपोर्ट। जोरदार तालियां 105 साल की यंग लेडी। उम्र तो नानी के लिए एक नंबर मात्र रह गए हैं। नानी ने फर्स्ट पोजीशन लेकर गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर और 200 मीटर रन में। 7 मंथ में नानी जी ने 6-7 कंपटीशन हो गए। नानी जी बहुत खुश हुई, जोश के साथ में, तैयारी के साथ में रहते थे कि हाँ मुझे उधर चलना भी है और सबसे पहले भी आना है। रेसिंग ट्रैक पर फर्राटा भरती, खेल के मैदान में हवा से बातें करती, ये हरियाणा की नई हरिकेन है। जोरदार तालियां 105 साल की यंग लेडी। ये फिट इंडिया की सुपर फिट दादी है। उस वक्त और उस दौर में जब 100 साल की उम्र तक सांसों का चलना और चलते रहना ही कामयाबी है, उसी दौर में 105 साल की रामबाई सरपट दौड़ लगा रही हैं। वक्त के थपेड़ों से गुजरते हुए उम्र का जो पड़ाव बिस्तर को इंसान की चौहद्दी बना देता है, उम्र के उसी पड़ाव पर 105 साल की रामबाई ने दुनिया को दौड़ का मैदान बना लिया है। जिस उम्र में आकर यार और परिवार तो छोड़िए, बल्कि खुद अपने बाल, गाल, चाल, दांत और आंत अपने नहीं रहते, ठीक उसी उम्र में 105 साल की रामबाई ने अपने कारनामों से दुनिया को अपना फॉलोअर बनाया।